everyone, I am CA विभूति नारंग. वेलकम टू आवर चैनल वॉक्सकॉप अकेडमी. आज की वीडियो में इनकम टैक्स अंडर द हेड सैलरी की सीरीज का पार्ट 3 जो हमने कवर करना रह गया था वो कवर करेंगे. फिलहाल इसमें जो टॉपिक मैं कवर करूंगी वो रहेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, डिडक्शंस जो सैलरी से रिलेटेड है और रिलीफ अंडर सेक्शन 89. पुरानी लिस्ट की बात करी जाए तो फर्स्ट 2 टॉपिक्स जो है वो मैंने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में कवर किया है. परक्विजिट्स पार्ट 2 में था और अब जो हम कवर कर रहे हैं वो पार्ट 3 का पार्ट है. इन दोनों के लिंक्स जो है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ सो दैट अगर आपने ये वॉच नहीं करा अब तक तो आप उनको देख सकते हो. 4 टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर करेंगे. पहला रहेगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सेकंड रहेगा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, थर्ड है रिलीफ अंडर सेक्शन 89 और लास्ट में कवर करेंगे हम डिडक्शंस. अब सबसे पहली चीज रिटायरमेंट बेनिफिट्स. रिटायरमेंट बेनिफिट्स होता क्या है? रिटायरमेंट का मतलब है आप एक पोजीशन पे एक जॉब में काम कर रहे हो, पूरा सैलरी एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे चलता है. अब आप एक पोजीशन पे काम कर रहे हो या आप एक ऑक्यूपेशन में हो और वो एक एक्टिव लाइफ आपकी चल रही होती है, एक वर्किंग लाइफ आपकी चल रही होती है, तो उस पोजीशन को या उस ऑक्यूपेशन को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक एज अटेन करने के बाद आप उससे बाहर आना चाहते हो, उसको छोड़ना चाहते हो, अपनी वर्किंग लाइफ को एक फुल स्टॉप देने वाले हो, राइट. बेनिफिट का मतलब जब आप इस वर्किंग लाइफ से बाहर आ रहे हो और अब अपनी बची हुई लाइफ जीना चाहते हो, उस टाइम पे आपको क्या एडवांटेज या क्या ऐसा प्रॉफिट मिलेगा सो दैट आपकी आगे की बची हुई लाइफ ल्यूक्रेटिव रहे, राइट. तो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलने वाले बेनिफिट्स वो रहेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स. इनकम टैक्स में 4 टाइप के बेनिफिट्स हैं जो कवर होते हैं. एक है ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट और प्रोविडेंट फंड. इन चारों के ऊपर हम डिटेल में एक बार सबको समझेंगे. सबसे पहले है ग्रेच्युटी. क्योंकि अब ये चारों के चारों ही आपको वो पैसे हैं जो आपके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले हैं, तो इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी पास्ट सर्विस आपने करी है एट द एंड ऑफ द पीरियड, रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपको इसके रिलेटेड पैसे मिल रहे हैं और वो ग्रेच्युटी के रूप में मिल रहे हैं तो वो ग्रेच्युटी के अंदर टैक्स होंगे. ग्रेच्युटी जो है ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर टैक्स की जाती है. अगर एम्प्लॉय खुद रिटायरमेंट के टाइम पे वो पैसे लेता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम अंडर द हेड सैलरी. बट लेट सपोज ग्रेच्युटी रिसीव करते टाइम एम्प्लॉय एक्सपायर हो गया. एक कंडीशन जो ग्रेच्युटी में बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विस रेंडर करनी पड़ेगी. तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि रिटायरमेंट के टाइम पे या अगर आप एम्प्लॉयर चेंज कर रहे हो, मतलब अपनी जॉब चेंज कर रहे हो और पुरानी एम्प्लॉय के साथ आप 7 साल मतलब 5 साल से ज़्यादा कोई भी पीरियड कवर करके आए हो, तो उस पीरियड को छोड़ते हुए टाइम पे ग्रेच्युटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपने 5 साल से ज़्यादा की सर्विस जो है वो रेंडर करी है. अगर 5 साल से ज़्यादा आप एक सीट पे बैठे थे, एक जॉब पे बैठे थे और आप एक्सपायर हो जाते हो ऑन सीट, उस टाइम पे आपके जो लीगल हेयर्स हैं वो आके आपकी ग्रेच्युटी रिसीव करते हैं, तो उनके लिए इनकम अंडर द हेड सैलरी नहीं बनेगा, तो वो बन जाता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस. टाइप्स ऑफ ग्रेच्युटी या ग्रेच्युटी में एग्जेम्पशन लिमिट आपको किस तरीके से मिलती है, इन्होंने एम्प्लॉयज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी ये कहती है वो एम्प्लॉयज़ जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत कवर्ड हैं. सेकंड वो एम्प्लॉयज़ जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है. और थर्ड वो एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का केस बहुत ही ईजी है. इनकी इनकम जो आती है ग्रेच्युटी से वो एग्जेम्प्ट रहती है. इन दोनों की टैक्सेबिलिटी को थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना है. अभी तक हमने जैसे कवर किया था अलाउंसेस, परक्विजिट्स. अलाउंसेस में हम ये कहते थे कि अगर मान लेते हाउस रेंट अलाउंस है तो मिनिमम ऑफ दीज 3 इज टैक्सेबल. या फिर आरएफए था रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो हम कहते थे मिनिमम ऑफ दीज 3 इज टैक्सेबल. एचआरए में कहते थे मिनिमम इज एग्जेम्प्ट, आरएफए में कहते थे मिनिमम इज टैक्सेबल. अब यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जो भी चीज लीस्ट आएगी वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट. तो हर बार आपको लीस्ट देखना है, हायर नहीं देखना है. अब इन्होंने 3 लिमिट दी है. कभी भी पूरी वीडियो में कोई भी लिमिट्स में डिस्कस करूंगी तो 2 चीज लिमिट्स बड़ी कॉमन होंगी. एक लिमिट वो या एक पर्टिकुलर वो रहेगा जहाँ पे जो अमाउंट आपने रिसीव की उसके बेसिस पे हम उसको मेजर करेंगे.
सेकेंड एक फिक्स्ड अमाउंट जो गवर्नमेंट ने एक्ट के अंदर आपकी डिफाइन की है, और थर्ड एक फॉर्मूला रहेगा जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे अगर एम्प्लॉय कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर, तो कौन सी 3 लिमिट्स हैं? पहली जो उसने ग्रेचुटी रिसीव की, सेकंड है 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए जो ये वाली लिमिट है, ये पहले थी 10 लाख रुपए, कुछ फाइनेंस एक्ट पहले ही इन्होंने इसको किया है 20 लाख रुपए। थर्ड जो लिमिट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें पहले यहाँ से समझो, जनरली कहा जाता है जितने साल आपने काम किया, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है, हाफ द सैलरी मंथ बोला जाता है। अब यहाँ पे 15/26 लिया जाता है। 26 क्यों आया? कुछ वर्कर्स, क्योंकि अब ये एक्ट के अंदर कवर्ड है ग्रेचुटी, तो कुछ वर्कर्स कोर्ट को मूव ऑन हुए थे ये बोलते हुए कि हम आइडली 4 संडेज तो काम पे आते ही नहीं है, तो हमारे वर्किंग डेज ही 26 है। अगर एक चीज़ का डिनोमिनेटर कम होता है तो वैल्यू आपकी ज़्यादा आती है, हायर वैल्यू पे आते हो आप। तो तब से काफ़ी टाइम से ये 15/26 का ही रूल चल रहा है और इसको गवर्नमेंट ने माना हुआ है, राइट। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है लास्ट सैलरी जो कि बेसिक प्लस डीए रहेगी आपकी, ओके। तीनों का जो मिनिमम आएगा वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। अगर मैं बात करूं केस 2, वो लोग जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, तो जो एक्चुअली मिली 20 लाख, ये तो फिक्स्ड हो गए। अब ये ग्रेचुटी एक्ट में नहीं है तो हमें हाफ द मंथ लेना है, तो अब ये हो गया 1/2। अब इस पे कोई भी एक्ट बाइंड नहीं कर रहा, तो हाफ 1/2, 15/30 होना चाहिए, तो 1/2 इंटू कितने साल एम्प्लॉयमेंट किया इंटू लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। वैसे यहाँ पे बेसिक प्लस डीए प्लस फिक्स कमीशन रहता है, तो लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी जो है वो लेके जो भी अमाउंट आएगी वो रह जाएगी आपकी एग्जेम्प्ट। थर्ड कैटेगरी वो है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो इनके केस में मैंने पहले ही बोल दिया था ये लोग फुली एग्जेम्प्ट रहेंगे। तो ग्रेचुटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रही है तो उनके हाथ में कोई भी टैक्सेबिलिटी इशू नहीं है, वो फुली एग्जेम्प्ट का केस है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास पेंशन। अगेन ये भी एक ऐसी पेमेंट है जो रिटायरमेंट या डेथ ऑफ द एम्प्लॉय को रिवॉर्ड फॉर पास्ट सर्विस, जो पहले उसने काम किया, अपने पास में जो भी काम किया, सर्विसेज रेंडर करी अपने एम्प्लॉयर को, उसका एक रिवॉर्ड के तहत पेंशन मिलती है। ये और प्रोविडेंट फंड पीएफ एक्ट के अंतर्गत आते हैं, राइट। अब टाइप्स ऑफ पेंशन और इनका टैक्स ट्रीटमेंट किस तरीके से हम करेंगे, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। देखो, सपोज करो आपने 20 साल सर्विस दी और आपकी 6 लाख रुपए की पेंशन जो है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या जब भी आप जा रहे हो उस टाइम पे इतने अमाउंट 6 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। अब 6 लाख रुपए इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ कि कुछ अमाउंट तो देखो, जब आप 58, मतलब पहले जो था रिटायरमेंट की एज 65 थी, अभी क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो 58, 60 डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन ये लोग इस हिसाब से लेते हैं। अब जब भी आप रिटायर हो रहे होते हो तो आपको एक लमसम अमाउंट तो चाहिए ही होता है, क्योंकि आपको लगता है इतने टाइम मैंने काम किया, लेट सपोज आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, चिल्ड्रन की एजुकेशन है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। उस टाइम पे जब भी आपको ये अमाउंट मिलती है तो आप दो बेनिफिट देखते हो। आपको ऐसा लगता है कि कुछ अमाउंट मुझे मिल जाए फिक्स, ठीक है, जिसको मैं अच्छे से कहीं इन्वेस्ट कर सकूं, और दूसरा मेरे को मंथली भी कुछ ना कुछ मिलता रहे, सो दैट मेरा जो नॉर्मल लाइवलीहुड है वो भी चलता रहे, वो कहीं ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि अब मैं जॉब नहीं करने वाला, राइट। तो जो अमाउंट फिक्स मिली उसको बोलते हैं कम्यूटेड, ठीक है। जो अमाउंट फिक्स नहीं है, जो आपको पीरियोडिकली मिलती रहेगी, मतलब हर महीने मान लेते हैं 6 लाख रुपए में से 50% यानी कि 3 लाख रुपए फिक्स मिल गए, पर जो 3 लाख रुपए आपको 5-5 हज़ार पर मंथ मिलने हैं वो हो जाएगी अनकम्यूटेड। अब वो जो अनकम्यूटेड पेंशन रहती है ना, वो होती है 100% टैक्सेबल। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पर मंथ मिल रही है तो आपको उसकी ITR भरनी पड़ेगी और वो आपके लिए हो जाएगी टैक्सेबल। अगर वो है कम्यूटेड यानी कि आपने लमसम अमाउंट उठा लिया, अगेन अगर वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो हो जाएगी फुली एग्जेम्प्ट। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में नहीं है यानी कि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसमें भी दो बातें हैं। एक वो जो ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं, अब वो ऑलरेडी ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं, वहाँ पे भी उनको एग्जेम्पशन मिलने वाली है, तो इस केस में एग्जेम्पशन थोड़ी कम रहती है। यानी कि मान लो हमारे केस में 3 लाख रुपए की पेंशन उसको मिल रही थी कम्यूटेड, 3 लाख का 1/3 एग्जेम्प्ट है, माने कि 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है, 2 लाख रुपए जो है उस पर लग जाना है आपका टैक्स। बट अगर वो एम्प्लॉय जो ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा या पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में वो कवर्ड नहीं है, उस केस में 1/2 जो है वो एग्जेम्प्ट है, मतलब 3 लाख का 50% 1.5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 1.5 लाख रुपए क्या हो जाएगा हमारे केस में टैक्सेबल, ठीक है।
ये क्लियर? अब जो हमें समझना है वो है लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट के बारे में एक चीज समझो। पहली बात तो ये किसी भी एक्ट के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। आप जब जॉब पे रहते हो आपको जनरली 3 टाइप की लीव जो है ना वो मिल जाती है। एक होती है सिक लीव, एक होती है कैजुअल लीव, एक होती है अर्नड लीव, ठीक। सिक लीव आप बीमार हो तब, कैजुअल लीव मतलब आपको कभी कोई काम में कहीं जाना है आना है वो, और एक होती है अर्न लीव। तो अर्न लीव जो होती है ना वो आप वक्त के साथ मतलब जितने दिन आप काम करते हो उसके बेसिस पे आपको जो है वो आप अर्न करते हो। हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है, किसी भी एक्ट के साथ इसको एसोसिएट नहीं किया जाता। हालांकि मिनिमम वेजेस एक्ट या बोनस एक्ट इन सब जगहों से ये लोग लीव्स की कॉम्प्यूटेशन के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, बट फिलहाल ये कोई भी एक्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। सो एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरली एन एम्प्लॉय इज ग्रांटेड सर्टेन पीरियड ऑफ लीव्स ऑन ईयरली बेसिस। उसको सालाना बेसिस पे कुछ टाइप की लीव्स मिलती हैं। वो कैजुअल लीव हो सकती है, मेडिकल लीव यानी कि सिक लीव जो मैंने बोला, और प्रिविलेज लीव या अर्न लीव तो जो उसने कमाया आज जॉब पे आने की वजह से। हो सकता है कोई एम्प्लॉय बोले आप 20 डेज आते हो या 30 डेज वर्किंग के बाद आपको एक लीव आप अर्न कर लेते हो, वट एवर द केसेस। जनरली एक एम्प्लॉय एक्यूमुलेट कर सकता है मेडिकल लीव्स और प्रिविलेज लीव्स को, और इनको सब्सिक्वेंट ईयर्स या जब भी इसको लगे तब वो इनको इनकैश कर सकता है। तो जब लीव्स को इनकैश करते हो तो लीव इनकैशमेंट हो जाती है। अब क्या होता है ये आप पीरियोडिकली भी इनकैश कर सकते हो, बट कई लोग क्या करते हैं जॉब छोड़ने के टाइम लेते हैं या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे लेते हैं, राइट। अब इस केस में क्या होता है इसका ट्रीटमेंट, पहले हम फर्स्ट और लास्ट केस देखते हैं। अगर आपने ड्यूरिंग द सर्विस लीव इन कैश कर ली तो इसमें आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलना, ये हो जाएगा फुली टैक्सेबल। और अगर हो जाती है डेथ ऑफ द एम्प्लॉय और फिर लीगल हेयर्स उसको करवा रहे हैं इन कैश तो वो हो जाएगा फुली एग्जेम्प्ट। ये तो साइड कॉर्नर्स बहुत ईजी है। अगर आपने ऑन जॉब लीव इन कैश करा ली यानी कि आप मतलब जॉब पे जब जा रहे हो या फिर आप रिटायर हो रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेरी इजी, एग्जाम टैक्सेबिलिटी है ही नहीं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 4 बातें दी हैं, उनमें से जो लोअर रहेगा वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। पहली बात तो आप समझ जाओ, जितना लीव एनकैशमेंट मिला वो फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, एक फिक्स्ड अमाउंट, ग्रेजुएटी के केस में कितनी थी 20 लाख, यहाँ पे कितनी है 3 लाख, ठीक है। थर्ड, 10 मंथ की एवरेज सैलरी लोगे आप। और फोर्थ, कैश इक्विवेलेंट लेना है अनअवेल्ड लीव्स का। अब ये अनअवेल्ड लीव्स जो है वो आपकी इनकम टैक्स एक्ट में 30 लीव्स पर ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो, आपको 40 लीव्स जो है आपकी एक्यूमुलेट हो गई हैं, बट एक्ट में जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आप 30 लीव्स ही ले सकते हो, राइट। अब बात करते हैं लास्ट हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट जो कि है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगता होगा, बहुत सुनने में भी आता होगा, तो क्वाइट कॉमन है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका एक अच्छा अमाउंट जो है कट के मिलता है तो वो पॉकेट को इफेक्ट करता है, तो कईयों को बहुत अच्छा लगता है। बट इट्स अ वेरी गुड स्कीम, अच्छी स्कीम है जिसमें आपकी प्री मेच्योरली इन्वेस्टमेंट जो है वो होती चली जाती है, और जो आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो उस पर आपको ऑन द टाइम इंटरेस्ट भी आपको मिलता चला जाता है। तो ये कि गवर्नमेंट की स्कीम है, इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा माध्यम है। इसके बारे में टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड वैसे 4 टाइप्स के कवर्ड हैं। फर्स्ट प्रोविडेंट फंड वो है जो कि है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सेकंड वो होते हैं जो होते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। थर्ड है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और लास्ट है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो बहुत कॉमन है, पीपीएफ सुना ही होगा। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो पीएफ एक्ट के अंतर्गत जो हम ईपीएफओ की वेबसाइट पे आपने देखी होगी उस पर हम जो डिपॉजिट करते हैं एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो भी रहता है वो एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, क्योंकि एक गवर्नमेंट स्टैट्यूट के अंदर एक एक्ट के अंतर्गत उसको लिया गया है। अब मान लेते हैं रिकॉग्नाइज और नॉन रिकॉग्नाइज ये क्या होते हैं। देखो, रिकॉग्नाइज्ड लेट सपोज कोई बड़ी कंपनी है, उसे कुछ 200-300 एम्प्लॉयज़ हैं और उसको ऐसा लगता है कि मैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट ना करके मैं अपना एक प्रोविडेंट फंड क्रिएट करूंगा और वहाँ पे जो है अपने एम्प्लॉयज़ का एज वेल एज अपना जो भी है उसमें डालूंगा। अगर उस प्रोविडेंट फंड की स्कीम को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी कि सीआईटी अप्रूव कर दे, अपना सील स्टैम्प दे दे, तो वो हो जाता है रिकॉग्नाइज्ड। और अगर उसको
सरकारी मान्यता नहीं मिली, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो वो हो जाता है अनरिकॉग्नाइज्ड। एज ऑफ नाउ मैं कोई भी वीडियो जो है ना किसी भी प्रोफेशनल क्लासेस या मतलब किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए नहीं बनाती, बट इधर एक चीज़ बोलूँगी कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड अगर आप रियल लाइफ में काम कर रहे हो तो आपको यही मिलेगा। बट अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सीए की कर रहे हो या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस आता है, राइट। अभी ये समझना है कि इसमें डिपॉजिट कौन कर सकते हैं। देखो, एक इंसान है जो है एम्प्लॉयर और एक इंसान है जो कि है एम्प्लॉय। अब पूरा सैलरी हमने पढ़ लिया, अब तो खत्म होने वाला है। सैलरी के केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप रहता है, तो पीएफ के केस में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, और जब ये दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रही हैं तो क्योंकि इनका पैसा एक तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है, तो इन दोनों के पैसों पे, दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस पे हमें क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट। तो एक तरीके से जैसे कितने कॉम्पोनेंट है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे वैसे हम रिटायरमेंट बेनिफिट सीख रहे हैं, बट क्योंकि प्रोविडेंट फंड जो होता है उसकी जो टैक्सेबिलिटी है थोड़ी सी समझनी जरूरी है। तो इसको ड्यूरिंग द सर्विस कैसे ट्रीट करते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे मिलने हुए पैसे को कैसे ट्रीट करते हैं वो हमें देखना है। ड्यूरिंग द सर्विस बात करी जाए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की, जो कि एक गवर्नमेंट स्टैट्यूट के अंदर चल रहा है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन को डिडक्शन मिल जाता है 80C में। अगर आपको पता है 80C का डिडक्शन क्या है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता, इतना समझ लो, चैप्टर 6A की डिडक्शन रहती है जो कि ग्रॉस टोटल इनकम से हम डिडक्ट करते हैं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम के टाइम पे थोड़ा सा बताया था, इन केस नहीं पता इन डिटेल एक वीडियो पे बता दूंगी। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट रहता है, इंटरेस्ट दोनों का एग्जेम्प्ट रहता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कीजिए तो एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन अवेलेबल है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी मतलब कि बेसिक प्लस डीए ही माना जाता है। इंटरेस्ट जो है आपका एग्जेम्प्ट रहेगा ओनली 9.5% पर एनम, एज ऑफ नाउ ये इन्होंने बोल रखा है। इसके बाद अगर कोई भी इंक्रीज या चेंजेस आते हैं तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता रहता है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जैसे कि नाम से ही है, तो उसको कोई भी अच्छी डिडक्शन या कुछ भी ऐसा मिलने नहीं वाला, तो उसको एम्प्लॉई को डिडक्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। बाकी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन या इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो एग्जेम्प्ट है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन मिल जाती है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, और इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट रहता है, राइट। अगर बात की जाए रिटायरमेंट में मिलने वाले पैसे की, रिटायरमेंट में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अब ये तो दो ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की ही हैं, तो इनमें तो टर्मिनेशन के टाइम पे भी अमाउंट आपके लिए एग्जेम्प्ट है। बट अगर आपको अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से मिल रहा है तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्योंकि वहाँ एग्जेम्प्ट था तो वो बाद में आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो या उसके कॉन्ट्रीब्यूशन पे मिला हुआ इंटरेस्ट हो, दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि वहाँ पे डिडक्शन उसको नहीं मिली थी तो यहाँ पे उसको कर दिया है एग्जेम्प्ट, और उसका इंटरेस्ट आ रहा है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में। अब हमें जो समझना है एग्जेम्पशन क्राइटेरिया किस तरीके से मिलता है प्रोविडेंट फंड में। इसमें ना आपको अगेन मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस जो है, जो आपको पैसा मिलता है लास्ट में एक्यूमुलेट हो गए प्रोविडेंट फंड से, तो वहाँ पे मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस कंपलसरी है, तो वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। अदरवाइज जो अभी हमने एग्जेम्प्ट रिटायरमेंट में पढ़ा उसके बारे में, अदरवाइज अगर आपने 5 साल से पहले छोड़ा और उसका कारण था छोड़ने का इल हेल्थ, आप बीमार थे या कोई भी डिसेबलमेंट थी या डेथ हो गई या कोई ऐसा कारण जॉब छोड़ने का जो एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर था, तो उस केस में वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाती है। बट अगर वो किसी और ही वजह से छोड़ रहा है तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगी। बस जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सैलरी में चला जाएगा और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अदर सोर्सेज में टैक्स होएगा, राइट। नेक्स्ट जो हम समझेंगे वो है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। अब प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, अभी तक हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़े, अलाउंसेस देख लिया, परक्यूजिट्स देख लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देख लिए, तो ये तीनों में नहीं आती ये चीज़ें, बट आपको हो सकता है सैलरी से पहले या सैलरी के बाद कोई ऐसी इनकम जो जनरेट हो रही है जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है और फिर भी आपको मिल रही है। इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल
प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी वो पेमेंट है जो रिसीव कर रहा है एम्प्लॉय इन ल्यू ऑफ, मतलब सैलरी के बदले में या उसके एडिशन में ये अमाउंट आपको मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है टर्मिनल कंपनसेशन या फिर कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब मान लेते हैं कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जिसके तहत वो जॉब पे है, जो ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय को लगता है कि मुझे नुकसान हो रहा है और उसको भरपाई करने के लिए वो कोई एक लमसम अमाउंट की कंपनसेशन दे देते हैं, तो वो बन जाता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी और वो इसमें टैक्सेबल हो जाएगा। सेकेंड है पेमेंट अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये क्या है, ये इन डिटेल वैसे इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कवर होगा। यहाँ के लिए इतना समझ सकते हो कि अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर कोई अमाउंट आ रहा है तो वो हो जाएगा आपके लिए प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। थर्ड जो पार्ट आता है हमारे पास वो है कोई भी अमाउंट आपको मिल रही है बिफोर ज्वाइनिंग या छोड़ने के बाद, इसको एक तरीके से नॉन कम्पीट फीस भी बोलते हैं, ये भी पीजीपीपी में आएगा। थोड़ा सा डिस्कशन के लिए बताती हूँ। लेट सपोज कोई एम्प्लॉई ऑलरेडी एक सीए है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस से ना 10 लाख रुपए साल का कमा रहा है, ठीक है, बट अभी उसको कोई बड़ी कंपनी उसकी सर्विसेज को लेना चाहती है और उसको जॉब ऑफर करती है। अब उस केस में क्या होता है कि एम्प्लॉय कहता है यार मैं तो मतलब जो भी प्रैक्टिसिंग सीए है वो कहता है कि मैं ऑलरेडी 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं आपके पास क्यों आऊँ। तो वो बोलते हैं चलो ठीक है ऐसा करते हैं, मैं हम आपको एक पहले ही एक बड़ा अमाउंट देते हैं, 15 लाख रुपए देते हैं, तो ताकि आप प्रैक्टिस छोड़ लो और हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आपके पास 12 लाख का पैकेज पर एनम चलता रहेगा। तो ये है जॉब ज्वाइन करने से पहले अगर आपको कोई भी पैसे मिल रहे हैं और आप दोबारा उस काम को नहीं करोगे, नॉन कम्पीट फीस, आप कंपटीशन में उस पार्ट में नहीं आओगे। लेट सपोज अगर वो एम्प्लॉय अब उल्टा केस छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, पर जिन लोगों को काम करने का कीड़ा होता है वो क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद भी बैठा नहीं जाता। अब उनको क्या लगता है यार अब घर बैठ के क्या करेंगे, फ्री रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो चलो जॉब खत्म हो गई अब अपना बिजनेस कर लेते हैं। अब उसको क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है ना उसको डर होता है यार ये जॉब से गया, अगर इसने सेम बिजनेस किया तो क्योंकि ये हमारा एक एक्स एम्प्लॉय है तो माइट भी हमारी मार्केट जो है वो खराब हो जाए, तो वो बोलते हैं कि हम आपको मान लो 25 लाख रुपए लमसम दे रहे हैं, बट आप आने वाले 5 साल तक ये बिजनेस नहीं करोगे, आपको और कुछ करना है तो आप कर लो बट अब ये बिजनेस जो है वो नहीं करोगे। तो ये क्या होती है, नॉन कम्पीट फीस। फोर्थ है कोई भी पेमेंट ड्यू या रिसीव करता है एक असेसी एम्प्लॉयर से, प्रोविडेंट फंड या कोई भी अदर फंड, इसमें एक्सक्लूड करना होता है एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन और उस पर इंटरेस्ट, तो इस पर कोई पेमेंट मिलती है तो वो भी क्या हो जाती है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। अब इसी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में दो टर्म्स नहीं है या इसका पार्ट भी नहीं है, अलग से ना दो चीजें हैं, एक होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम और एक होती है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। देखो अभी इससे अच्छा टाइम नहीं है इस टॉपिक को समझने का, क्यों, क्योंकि कोविड के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हुई है, एम्प्लॉयर्स के पास जितने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके भी सैलरी का काम नहीं चलता है, राइट। अभी आई नॉट कोट, मैं एयरलाइंस का नाम तो नहीं कोट कर रही, बट अभी एक बड़ी कंपनी ने, बड़ी एयरलाइंस ने लास्ट ईयर रिट्रेंचमेंट किया था काफ़ी एम्प्लॉयज़ का, कुछ टाइम पहले रिट्रेंचमेंट हुआ था। अब उस रिट्रेंचमेंट में दो बातें हुई, या तो मान लेते हैं सपोज करो 500 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, कंपनी ने डिसीजन लिया कि यार नहीं मेरे को अब 400 एम्प्लॉयज़ ही चाहिए। अब कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट बैठे, टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठे और वो ये डिसीजन ले लिया कि यार 100 एम्प्लॉयज़ जो है 100 एम्प्लॉयज़ अब काम नहीं करेंगे, इनको रिट्रेंच किया जाए, मतलब कि इनको निकाला जाए और निकालते टाइम दिया जाए कुछ कंपनसेशन, कुछ भरपाई के पैसे, वो क्या होती है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ऑपोजिट 500 एम्प्लॉयज़ थे, 400 एम्प्लॉयज़ चाहिए, ठीक है, उन्होंने कहा कि यार हम खुद से नहीं निकालेंगे, आप खुद बता दो कि हम कौन कौन खुद से छोड़ना चाहते हैं। अब कई लोगों को ये छोड़ते हैं या वॉलंटरी रिटायर कर लेते हैं और वॉलंटरी रिटायरमेंट के नाम पे हमें कुछ पैसे मिलने वाले हैं, तो यहाँ से भी लमसम ले लेते हैं और आगे स्विच ओवर कर लेंगे, कहीं और काम कर लेंगे। तो अगर आपको कंपनसेशन मिल रहा है खुद रिटायर होने के लिए, उस केस में तो VRS, commonly known as voluntary retirement scheme, is a scheme in which an employee is offered to voluntary retirement from services before the retirement date। तो सिंपल भाषा में
रिटायरमेंट एज से पहले आप छोड़ के जा रही हो तो वो VRS है। खुद से भी आप जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे एग्जाम्पल था। इसका टैक्स ट्रीटमेंट है लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो 2 कॉमन टर्म्स, जो रिसीव किया और यहाँ पे 5 लाख, ग्रेचुटी में कितना था 20 लाख, लीव एनकैशमेंट में 3 लाख, यहाँ कितना है 5 लाख। थर्ड पॉइंट, 3 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो लेट्स सपोज 15 साल आपने काम किए, तो 15 साल इंटू 3 महीने इंटू जो भी सैलरी आपकी रही है, तो 3 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। फोर्थ है सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो सैलरी चल रही है और कितने महीने रह गए थे रिटायर होने में, तो इन चारों में जो लोअर आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, एग्जाम। अब बात करते हैं, यहाँ पे जो सैलरी आपने लेनी है ना वो होगी बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये डायरेक्टली आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है, जॉब जो है वो जा रही है, और इस केस में लीस्ट क्या रहेगा, जो भी अमाउंट मिला 5 लाख वो फिक्स है। चौथा पॉइंट इसमें है नहीं। थर्ड पॉइंट ये कहता है 15/26, तो यहाँ पे एक्ट वाला रूल लग रहा है, इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, इसमें जो आपकी सैलरी है वो है बेसिक प्लस अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस परक्विजिट्स, लीव ट्रैवल कंसेशन और कमीशन। तो इन सब को जोड़ के जो आपकी अमाउंट बनती है वो बनती है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। लीस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट है। अब समझेंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो रिलीफ जो है ये क्या होता है, लेट सपोज एक एम्प्लॉई है, उसका लास्ट ईयर का पैकेज चल रहा है 75,000 रुपये महीना, लेट सपोज 80,000 पर मंथ उसकी सैलरी है। अब वो 12 महीने काम करता है तो बन जाता है 9,60,000 रुपये। थोड़े टाइम बाद एम्प्लॉयर ने 1 या 2 साल उससे काम कराने के बाद ये रियलाइज़ किया कि नहीं, एम्प्लॉय काफ़ी लॉयल है, एम्प्लॉय काफ़ी डेडिकेटेड है, इसकी सैलरी बढ़ा दी जाए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब बैक डेट से, 2 साल पुरानी भी। अब 2 साल पुरानी वो सैलरी हो गई जो आपको मिल जानी चाहिए थी, बट अब मान लो अब आपकी सैलरी होगी 1 लाख रुपए महीना, 12 लाख रुपए पैकेज हो गया, तो 2,40,000 रुपये 2 साल के 4,80,000 रुपये मिलेंगे। अब जब वो आपके करंट ईयर में 4.5 लाख या 5 लाख के अराउंड की अमाउंट जो टैक्स होती है, तो टैक्स आपका बन जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आप ये सोचते हो कि अगर ये पास्ट ईयर में ही टैक्स हो गया होता तो मेरे को तभी इतना टैक्स ना देना पड़ता, अभी तो मैं बिल्कुल ही हायर स्लैब रेट पे आ गया। सपोजिंगली 12 लाख के हिसाब से देखो तो 30% का स्लैब रेट हो जाता है, और उसमें भी 4,80,000 रुपये जुड़ गया तो कितना टैक्स बन जाएगा। फिर उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जुड़ेगा और आपको 80 रेट तो फिर मिलनी नहीं। तो ये रिलीफ दिया जाता है इस चीज को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, सो टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन अ पर्सन्स टोटल इनकम, बट if this income includes any past arrears or dues, then a higher tax on such income is to be paid. To save from such burden of tax, law provides a relief under section 89. इसको कैलकुलेट करने के कुछ 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको कैलकुलेट करना है टैक्स पेबल अपनी टोटल इनकम पे इंक्लूडिंग सच एरियर्स। तो आपकी करंट इनकम पे आपको टैक्स निकालना है टोटल इनकम पे एरियर्स को इंक्लूड करते हुए, और ये टैक्स होगा वो साल में जिस साल में आइडली मिली, जिस साल आपके 12 लाख का पैकेज बना और पुराने 4,80,000 है उस टाइम पे। सेकेंड स्टेप है आपको टैक्स कैलकुलेट करना है टोटल इनकम पे इन एरियर्स के अलावा, मतलब पहले अगर 16,80,000 बन रहे थे तो अब आपको करना है नॉर्मल अपने 12 लाख पे, इन दोनों को कर देना डिडक्ट, आपका आ जाएगा स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 स्टेप 3। अब वही चीज आपको करनी है टोटल इनकम वो साल के लिए जिस साल का ये एरियर रिलेट करता है, उसी टाइम का स्लैब रेट लगाना है, एक्सक्लूड कर देने हैं एरियर्स, तो तब वो एरियर नहीं लेना, और एरियर इंक्लूड करके स्टेप 5 में ले लोगे, दोनों को माइनस कर दोगे तो स्टेप 4 माइनस स्टेप 5 आ जाएगा। स्टेप 7 में जो आपने स्टेप 3 में अमाउंट निकाली, जो आपने स्टेप 6 में निकाली, वो आपका टैक्स रिलीफ है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल कहते हैं मिस्टर पंकज है, एम्प्लॉयड है ए लिमिटेड में, फॉर द प्रीवियस ईयर 2007-8 उसकी टैक्सेबल इनकम जो है 2,30,000 है और उसकी और कोई इनकम नहीं है। तो 2,30,000 में 2007-8 में उसको इनकम टैक्स दिया उसने, लेट सपोज 20,600 तब का स्लैब रेट। प्रीवियस ईयर 2018-19 चल रहा है और उसकी टैक्सेबल इनकम
आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई है 12 लाख। 1 दिसंबर 2018 को एक्स को एरियर्स मिले हैं बोनस 60,000 पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर 2007-8। तो अब आपको कंप्यूट करना है रिलीफ। इस केस में आपने कैलकुलेट करना है टैक्स पेबल एरियर्स मिला के 18-19 के, फिर एरियर्स हटा के 18-19 के, दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा स्टेप 3। फिर आपको कैलकुलेट करना है टैक्स इंक्लूडिंग एरियर्स, अगेन एक्सक्लूडिंग एरियर्स, और स्टेप 3 माइनस स्टेप 4 आपका दोनों का आ जाएगा स्टेप 6। और इन दोनों को माइनस करने के बाद जो फाइनल फिगर आएगी वो हो जाएगा आपका रिलीफ का अमाउंट। ये था रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अब बात करते हैं फाइनली, अभी तक हम सब ऐड करते आ रहे थे कुछ 3 इंपॉर्टेंट डिडक्शंस की। वो डिडक्शंस हैं, 3 डिडक्शंस हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IA। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 17-18 तक तो थी ही नहीं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन का कंसेप्ट नहीं था। 18-19 में आई थी तो 40,000 के लिए थी और इमीडिएटली अगले बजट में इसको 50,000 कर दिया गया था। आज की डेट में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो है 50,000 रुपीज, राइट। अब बात करते हैं सेकेंड डिडक्शन जो कि है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में तो होता ही नहीं है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट हो जाता है। लीस्ट में आपको लेना है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। सैलरी जो है वो एक्सक्लूड करेगी बेनिफिट अलाउंसेस या कोई भी परक्यूजिट्स, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। सेकंड जो नापने का जरिया रहेगा वो रहेगा 5,000 रुपये, और तीसरा है एंटरटेनमेंट अलाउंस जो एक्चुअली उसको ग्रांट हुआ। तो बहुत ही रेयर केस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में मिलता है, कभी आए तो आपको ध्यान रखना है। लास्ट रहता है प्रोफेशनल टैक्स 16(3) में। ये एक टैक्स है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, स्टेट लेवी करता है इंडिया में, हर स्टेट के ऊपर ये टैक्स नहीं है। तो कुछ कुछ मेजर स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स की टैक्सेबिलिटी होती है। मैं इन डिटेल इस टॉपिक को जो है वो कवर करूंगी पेरोल के अंदर। तो एज ऑफ नाउ अगर आप समझ सकते हो, प्रोफेशनल टैक्स अगर आप पे कर रहे हो तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर द हेड सैलरी। तो 3 डिडक्शन है, बहुत ही खास है। पहली और तीसरी तो इम्पोर्टेंट ही है, सेकेंड वाली एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में है, राइट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये वाला टॉपिक अगर आपको मेरी वेबसाइट पे देखना है तो ये अगेन इनकम टैक्स बेसिक्स का पार्ट है। इसकी पीपीटी भी 1 या 2 दिन के अंदर आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। आप वॉक्सकॉप अकेडमी को फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यार वीडियो देख के जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब तो किया करो कम से कम। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना जाते जाते। कई लोगों ने मुझसे पूछा था व्हाट्सएप नहीं करना चाहते क्वेरी, तो आप मेरी मेल आईडी पे भी कर सकते हो, इट्स info@voxcop.com। तो मेल आईडी पे अगर आप चाहो तो अपनी क्वेरी या अपना कोई भी डाउट या कोई भी सेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए बात करना चाहते हो तो उस पर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। बाय बाय।